हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लीगल वाणी पर। मैं हूं दिलीप शंकर यादव और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय देखा। अब हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले हम लोग कुछ अन्य बातें भी जानेंगे, क्योंकि भारत पृथ्वी का भाग होने के नाते हमें पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना के बारे में भी जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम बीच से उठा देंगे तो हमको प्रारंभिक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम शुरू से लेकर के कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद भारत का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग भारत की पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पना और उसकी भूगर्भिक इतिहास के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे, और अन्य वीडियो में अगर लंबी हो जाएगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं और पृथ्वी की आयु के बारे में क्या राय रही भारतीय मनीषियों की, और जब वैज्ञानिकों की पहुंच हो गई तब उन्होंने क्या बताया। तो पृथ्वी की आयु के बारे में भारतीय मनीषियों ने उसकी आयु जो बताई थी 1,97,29,49,49,032। इन्होंने लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व बताई थी। और जब विज्ञान आगे प्रगति किया तो विज्ञान की प्रगति के बाद रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर जब किसी भी जीवाश्म और सेल की आयु निर्धारित की जा सकती थी, तो उसके प्रयोग के द्वारा पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की जो आयु निर्धारित की वो 2 से 3 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित की। ये तो हो गई आयु की बात। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं, सबसे पहले कास्टे द बफन जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1749 में इन्होंने एक पुच्छर तारा परिकल्पना दिया जिसे कोमेट हाइपोथेसिस कहा जाता है। और कोमेट हाइपोथेसिस के अंतर्गत इन्होंने बताया कि सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। जैसा कि सौरमंडल में हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें से एक ग्रह निकाल दिया गया है प्लूटो। पृथ्वी के सौरमंडल में 9 ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जो कि प्लूटो को बाद में क्षुद्र ग्रह के रूप में माना गया। तो इन ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। और सबसे पहले तार्किक परिकल्पना जो है कि तर्कपूर्ण तरीके से इसको बताने का प्रयास किया फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन ने। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और उन संकल्पनाओं के आधार पर, उनके विभिन्न मतों के आधार पर दो मतों में विभाजित किया गया पृथ्वी की उत्पत्ति की संबंधी संकल्पना को। प्रथम संकल्पना को बोला जाता है अद्वैतवादी संकल्पना। और अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत सबसे पहले तार्किक रूप से प्रयास किया जो है कि कास्टे द बफन ने। इसके अलावा अद्वैतवादी संकल्पना के अलावा दूसरी संकल्पना है द्वैतवादी संकल्पना, जिसे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत मानने वाले यह मानते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति, जैसा कि हम लोगों ने 9 ग्रहों के बारे में देखा, तो इन 9 ग्रहों की उत्पत्ति पृथ्वी की एक तारे से हुई है। और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के सौरमंडल, पृथ्वी और अन्य ग्रहों, सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारे से हुई। तो अद्वैतवादी संकल्पना के जैसा कि इन्होंने दिया, जो सिद्धांत दिया, उसके बाद अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत जो इमैनुअल कांट ने बताया कि वायव्य राशि संकल्पना के अंतर्गत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर एक तप्त और गतिशील निहारिका से, नेबुला से, यानी एक तप्त और
तप्त और गतिशील गोल पिंड से एक छल्ला निकला और उस छल्ले से अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, या उससे कई भागों में विखंडित होकर के जो है कि उनसे अन्य छल्ले निकले। उस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए एक कोई गर्म गोला है, उससे एक छल्ला निकला और एक छल्ले से टूट टूट करके जो है 8-9 छल्ले निकले, और इस प्रकार से जो है कि अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये है इमैनुअल कांट महोदय मानते हैं। इसमें थोड़ा संशोधित करके इन्होंने लाप्लास महोदय ने कहा कि पहले जो है एक छल्ले से एक छल्ला निकला और उससे जो है कि अन्य छल्ले निकले, और इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा संशोधित करके लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दिया, और ये दोनों लोग एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति मानते हैं, जो कि अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत माना जाता है। अब आता है द्वैतारक संकल्पना, जिसे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है, और इसके अंतर्गत यह माना गया कि दो तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और इस संकल्पना को मानने वालों में सबसे पहले चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने इस सिद्धांत को मानते हुए ग्रहाणु परिकल्पना 1905 में प्रतिपादित किया, और यह माना कि दो तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद कुछ संशोधन के साथ जेम्स और जीन्स महोदय ने ज्वारी परिकल्पना दिया, जो कि इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि दो तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। एच.एन. रसल महोदय ने द्वैतारकवाद परिकल्पना दिया, और द्वैतारक परिकल्पनावाद के अंतर्गत ये भी इन्होंने भी माना कि दो तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिड महोदय ने अंतरतारक धूल परिकल्पना दिया, जो कि इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी और ये अन्य दिशा में चली जाएगी। तो अब हम लोग बहुत संक्षिप्त में देख करके अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी पर चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, उसके बाद उस पर जो है जीव जंतु वनस्पति कैसे आए और किस कालखंड में आए, उसको हम लोग